हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल और राजपूत काल के मध्य हर्षवर्धन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। गुप्त काल के पश्चात भारत की जो राजनीतिक एकता लगभग समाप्त सी हो गई थी, हर्षवर्धन ने इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और वह इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित की। इस ग्रंथ में आरंभिक जो 3 अध्याय हैं उनमें बाणभट्ट की आत्मकथा है। शेष 5 अध्याय में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं और हर्ष के आरंभिक काल का वर्णन है। इसके अलावा इसमें हर्ष के समय के धर्म और समाज की जानकारी एवं हर्ष के प्रशासन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बाणभट्ट ने एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कादम्बरी। यह भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। इन नाटकों से भी हर्षवर्धन के काल के महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। एक सर्वाधिक उपयोगी और विश्वसनीय ग्रंथ चीनी यात्री वेनसांग द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, जिसे सी यू की के नाम से जाना जाता है। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आया था और यहाँ 15 वर्ष वो रहा था। इसके अतिरिक्त बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख जो कि 628 ईस्वी का है, मधुबन ताम्रपत्र लेख जो कि 631 ईस्वी का है, यह भी हर्षवर्धन के बारे में हमें काफ़ी विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख जो कि 634 ईस्वी का है, उससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ सूचनाएं मिलती हैं। यदि हम हर्षवर्धन के पूर्ववर्ती शासकों की बात करें और उसके वंश की आरंभिक जानकारी देखें तो महत्वपूर्ण स्रोतों से ये पता चलता है कि हर्षवर्धन का जो वंश था, वर्धन वंश या इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसका उदय थानेश्वर में हुआ था। थानेश्वर जिसे वर्तमान में थानेसर नाम से जाना जाता है और ये हरियाणा में करनाल जिले में है। थानेश्वर नगर प्राचीन श्रीकंठ जनपद की राजधानी था। बाण ने हर्षचरित में स्पष्ट रूप से बताया है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। हर्ष के बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में नरवर्धन को वर्धन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना गया है और इन अभिलेखों के अनुसार वर्धन वंश में नरवर्धन के पश्चात क्रमशः राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन शासक हुए थे। प्रभाकर वर्धन के बारे में बाणभट्ट ने लिखा है कि वह हूण रूपी मृग के लिए सिंह था, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर था, गुर्जर की निद्रा को भंग करने वाला था, गांधार रूपी हाथी के लिए ज्वर था, लाटों की पटुता का अपहरण करता और मालव देश की लता रूपी लक्ष्मी के लिए परशु के समान था। स्पष्ट है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को प्रभावशाली नरेश के रूप में वर्णित किया है। हर्ष के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष के राज्यारोहण से पहले 5 राजाओं ने शासन किया था: नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन द्वितीय।
नरवर्धन के शासनकाल की कोई महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलती। नरवर्धन के पश्चात उसका पुत्र राज्यवर्धन प्रथम हुआ। इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। राज्यवर्धन के पुत्र आदित्यवर्धन ने उत्तर गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्ता से विवाह करके अपनी राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन महाराज की उपाधि धारण करते थे, अतः ऐसा लगता है कि वे संभवतः सीमित क्षेत्र के शासक रहे होंगे। प्रभाकर वर्धन इस वंश का सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक था, जिसने महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है और इसके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन एवं एक पुत्री राज्यश्री थी। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरी शासक ग्रहवर्मा से किया था। प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में हूणों ने सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसके पुत्र राज्यवर्धन ने उन्हें पराजित करके देश के बाहर निकाल दिया था और इसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसे बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख में परम सौगत अर्थात बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया है। जिस समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई उस समय उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन हूणों के साथ युद्ध में व्यस्त था। हूणों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राज्यवर्धन थानेश्वर लौटा और अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनने के पश्चात उसने संन्यास लेने का विचार किया और अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को राज्य ग्रहण करने के लिए कहा। इसी समय उन्हें एक सूचना प्राप्त हुई कि जिस दिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार मिला, उसी दिन मालवा के शासक देवगुप्त ने महाराज ग्रहवर्मा अर्थात राजश्री के पति की हत्या कर दी और राजश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया। और यह भी सुनने में आया कि देवगुप्त ने यहाँ की सेना को नेताविहीन समझकर इस राज्य पर भी आक्रमण करने का विचार किया है। राज्यवर्धन ने इस प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही अपना विचार बदल दिया और एक सेना के साथ मालवराज को परास्त करने के लिए प्रस्थान किया। बाणभट्ट ने जो सूचना दी है उसके अनुसार राज्यवर्धन ने मालव शासक को पराजित कर दिया था और ऐसा लगता है कि देवगुप्त इस युद्ध में मारा गया। संभवतः गौड़ शासक शशांक भी उसकी सहायता के लिए आया हुआ था और जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को युद्ध भूमि में मार दिया तो शशांक भी पराजित हो चुका था। शशांक ने राज्यवर्धन से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखकर अपने शिविर में आमंत्रित किया और विश्वासघात करके उसकी हत्या करवा दी और राजश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कर दिया। परंतु अपने पति और भाई की मृत्यु के समाचार सुनने के पश्चात वह विंध्य के जंगलों में चली गई थी। इस प्रकार राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के पश्चात हर्ष के बारे में जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसके अनुसार इस समय हर्ष के सामने काफ़ी मुश्किल परिस्थितियां थी। उसके भाई राज्यवर्धन की हत्या हो चुकी थी। उसकी बहन राज्यश्री विंध्य के जंगल में कहीं अज्ञात स्थान पर चली गई थी और गौड़ शासक शशांक से हर्षवर्धन अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। शशांक इस समय कन्नौज में उपस्थित था और वह कन्नौज और थानेश्वर दोनों ही स्थानों पर अपना अधिकार कर लेना चाह रहा था। हर्ष के बहनोई मौखरी शासक ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र नहीं होने के कारण कन्नौज का सिंहासन खाली था। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री की खोज के लिए
स्वयं विंध्य वन की ओर प्रस्थान किया और एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को ढूंढ लिया और उसे वापस कन्नौज भेजा। यहाँ तक हमें सूचनाएं हर्षचरित से प्राप्त होती है। इसके पश्चात हर्षवर्धन ने कन्नौज के उत्तराधिकार के प्रश्न को हल किया। हर्ष की सैनिक गतिविधियों के कारण गौड़ शासक शशांक कन्नौज छोड़ करके भाग गया और कन्नौज के मंत्रियों ने हर्षवर्धन को कन्नौज का सिंहासन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। हर्षवर्धन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सिद्धांततः है उसने राजश्री को ही कन्नौज की शासिका माना। कन्नौज और थानेश्वर के राज्यों के मिल जाने के पश्चात हर्ष के पास बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति आ चुकी थी और उसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। हर्षवर्धन ने इस प्रकार आरंभिक समस्याओं का समाधान करने के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों की विजय का संकल्प लिया। उसकी दिग्विजय के बारे में हमें हर्षचरित में उल्लेख मिलता है। उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं आर्य के चरण रज का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ कि यदि मैं कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी को गौड़ों से रहित न कर दूंगा और समस्त उद्धत राजाओं के पांवों की बेड़ियों से उसे अर्थात पृथ्वी को प्रतिध्वनित न कर दूं, तो मैं पतंगे की भांति जलती हुई अग्नि में अपने को झोंक दूंगा। इस प्रकार की उसकी घोषणा का उसके सभी मंत्रियों ने स्वागत किया और विजय अभियान के लिए एक सेना तैयार की गई। हर्ष के दिग्विजय अभियान के बारे में ह्वेनसांग ने कुछ सूचनाएं दी है। उसने लिखा है कि पूर्व की ओर बढ़कर हर्ष ने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और 6 वर्षों तक, जब तक कि उसने 5 भारतों को अधीन न कर लिया, वह निरंतर लड़ता रहा। शीघ्र ही उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लिया और वह भारत का स्वामी बन गया। शीलादित्य महाराज ने अब तक पूर्व से पश्चिम तक के प्रदेश जीत लिए थे और दूर दूर स्थित प्रदेशों पर आक्रमण किए थे। इस सूचना में ह्वेनसांग ने जो 5 भारत का वर्णन किया है वे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी पंजाब के क्षेत्र थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित में हर्ष के सैनिक अभियान के बारे में लिखा है कि हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस की दूरी तय करती थी और इसी समय हर्ष को एक महत्वपूर्ण मैत्री संबंध का लाभ प्राप्त हुआ। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने हर्ष के सम्मुख मैत्री प्रस्ताव भेजा और हर्ष ने इस मैत्री संबंध को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शशांक के पड़ोसी भास्कर वर्मा को अपने साथ मिलाकर शशांक के विरुद्ध एक प्रकार से कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर ली। भास्कर वर्मा के साथ मैत्री संबंध स्थापित होने के पश्चात हर्षवर्धन ने एक सेना लेकर के बंगाल की ओर अभियान किया। उसने गौड़ शासक शशांक को कहाँ कैसे परास्त किया इसका वर्णन न तो हर्षचरित में प्राप्त होता है और न ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में। गंजाम अभिलेख से यह पता चलता है कि 619 ईस्वी तक शशांक जीवित था। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प में हर्ष के गौड़ अभियान की जानकारी
मिलती है और इसमें लिखा हुआ है कि ह नामक अर्थात हर्ष पूर्वी भारत की ओर गया और पुण्य नगर में जा पहुंचा। दुष्ट कर्म करने वाला सोम यानी शशांक पराजित हुआ और अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के लिए बाध्य किया गया। गौड़ लोगों द्वारा स्वागत न किए जाने के कारण हर्ष स्वदेश लौट गया। इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि हर्ष ने शशांक को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन न तो वह शशांक का वध कर सका और न ही उसके राज्य को अपने राज्य में मिला सका। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शशांक की मृत्यु पर हर्ष ने बंगाल पर पुनः आक्रमण कर लिया और वहां पर अधिकार स्थापित किया। आरसी मजूमदार ने स्पष्ट किया है कि शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष ने मगध और उड़ीसा पर अधिकार किया था। वल्लभी अर्थात सौराष्ट्र में हर्ष का समकालीन शासक ध्रुवसेन द्वितीय था और पश्चिमी मालवा का क्षेत्र उसके अधीन था। इस राज्य की स्थिति इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हर्षवर्धन दक्षिण में अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और पश्चिमी मालवा उस प्रदेश की पूर्ति में बाधा था। अतः हर्ष ने वल्लभी नरेश पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। इस प्रकार हर्ष के अभियान की जानकारी नौसारी दानपत्र जो कि 706 ईस्वी का है उससे प्राप्त होती है और इसमें लिखा हुआ है कि हर्ष देव द्वारा पराजित वल्लभी नरेश की रक्षा करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्री दत्त के ऊपर निरंतर झूलता रहा, क्योंकि वल्लभी नरेश ने पराजित होने के पश्चात गुर्जर नरेश श्री दत्त के यहाँ पर शरण ली थी। तो इस प्रकार से इस अभियान में वल्लभी नरेश की पराजय की पुष्टि होती है। हर्षवर्धन ने बाद में वल्लभी नरेश से मित्रता कर ली और उसने वल्लभी नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दक्षिण भारत में चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में सूचना प्राप्त होती है। चीनी यात्री वेनसांग ने इस युद्ध के बारे में कुछ वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि इस समय राजा शीलादित्य अर्थात हर्ष पूर्व और पश्चिम में आक्रमण कर रहे थे। आसपास के राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, परंतु महाराष्ट्र ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वेनसांग के अनुसार इस समय महाराष्ट्र का राजा पुलकेशिन था। वेनसांग की जीवनी से भी यह स्पष्ट होता है कि अपनी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण किया, परंतु उसमें वह पराजित हुआ। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के अनेक अभिलेख भी पुलकेशिन द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख करते हैं। पुलकेशिन के राजकवि रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में वर्णन मिलता है कि अतुल संपत्ति से समृद्ध सामंत समुदाय के शिरोमुकुट के रत्नों के आलोक से सुशोभित चरण कमल वाले युद्ध में हस्ती सेना के नष्ट होने से आतंकित हर्ष को भी पुलकेशिन ने भय से व्यथित कर दिया। स्पष्ट है कि यह पुलकेशिन के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कुछ विद्वान युद्ध में हर्ष की पराजय के निष्कर्ष को प्रमाण पुष्ट नहीं मानते। उनके अनुसार पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्ष की पराजय का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उसमें यही उल्लेख आता है कि हर्ष भयभीत हो गया था। उनका मानना है कि ऐहोल अभिलेख का वर्णन एकांगी है। इसके अतिरिक्त हर्ष के सिंध पर आक्रमण की जानकारी हर्षचरित से प्राप्त होती है। अनुमान लगाया जाता है कि वल्लभी नरेश को परास्त करने के बाद उसने सिंध पर आक्रमण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सिंध को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया और उसे अपने प्रभाव क्षेत्र या मैत्री क्षेत्र में बनाए रखा। अपने शासन के उत्तरार्ध में अर्थात लगभग 637 ईस्वी के पश्चात हर्षवर्धन ने पूर्वी क्षेत्रों की विजय के लिए एक सैनिक अभियान किया और इस समय उसने मगध, कांगोद जो कि उड़ीसा
के नाम से दिखाया गया है, बंगाल आदि पर अपना अधिकार स्थापित किया। चीनी लेखक मातवा लिन के अनुसार शीलादित्य अर्थात हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की। हुइली द्वारा लिखित वेन्सांग की जीवनी से पता चलता है कि वेन्सांग के 643 ईस्वी में कामरूप पहुंचने से पहले हर्ष ने कांगोद यानी उड़ीसा एवं बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यह सभी क्षेत्र इससे पहले शशांक के अधीन थे और उसकी मृत्यु के पश्चात ही हर्ष इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने में सफल हो पाया था। वेन्सांग की जीवनी में बुद्ध के एक दांत को लेकर के कश्मीर शासक और हर्षवर्धन के मध्य हुए विवाद का प्रसंग आया है और इस आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि हर्षवर्धन ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इस बात की पुष्टि और स्रोतों से नहीं होती है। हर्षचरित में यह भी उल्लेख मिलता है कि हर्ष ने हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम प्रदेश से कर प्राप्त किया था। इसे कुछ विद्वानों ने हर्ष की नेपाल विजय का संकेत माना है। राधा कुमुद मुखर्जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे हर्ष का वहां अधिकार सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त भास्कर वर्मा ने हर्ष से मैत्री संबंध स्थापित किया था, अतः कामरूप भी हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में था। इस प्रकार विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं हम तय कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने प्रभाकर वर्धन से पैतृक रूप में थानेश्वर का राज्य प्राप्त किया था, जिसमें दक्षिणी पंजाब और पूर्वी राजपुताना के प्रदेश सम्मिलित थे। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन के साम्राज्य में कन्नौज का राज्य भी मिल गया था। कन्नौज के राज्य में उत्तर प्रदेश और मगध राज्य का कुछ भाग शामिल था। उसके साम्राज्य में वेन्सांग द्वारा वर्णित 5 भारत, पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में वल्लभी, कामरूप के राज्य प्रमुख थे। नेपाल, कश्मीर और सिंध यद्यपि उसके सीधे नियंत्रण में नहीं थे, परंतु किसी न किसी रूप में उसका उनसे संबंध अवश्य था। इस प्रकार हर्षवर्धन ने एक बड़ा राज्य स्थापित किया और दक्षिण भारत के जो चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों के लेख मिलते हैं, उनमें हर्ष को सकलोत्तरापथनाथ अर्थात संपूर्ण उत्तरी भारत का सम्राट कहा गया है। बाणभट्ट ने उसे चतुर समुद्राधिपति भी कहा है। इस आधार पर अनेक विद्वानों ने हर्ष को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी माना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हर्ष ने अपनी आरंभिक कठिनाइयों का सफलतापूर्वक समाधान किया और अपने दीर्घकालीन शासन में सिर्फ एक युद्ध के अलावा वह सभी में विजयी रहा और उसके पराक्रम से भयभीत होकर पड़ोसी राज्यों ने उससे मित्रता स्थापित की और वे उसे हमेशा संतुष्ट रखने की चेष्टा भी किया करते थे। और इस प्रकार हम हर्षवर्धन को निस्संदेह प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल और राजपूत काल के मध्य एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यद्यपि उसमें न अशोक का ऊंचा आदर्शवाद था और न ही चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कौशल, फिर भी इतिहासकारों को वह इन्हीं दोनों राजाओं की भांति आकर्षित करने में सफल रहा।